अस्सलाम वालेकुम। EDU 101 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फ़ाइल मेरे पास 2024 की फ़ाइल है। अभी रीसेंट अपडेटेड कंटेंट है इसके अंदर और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपडेटेड कंटेंट हो उसको प्रेफर करें। तो हम शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने सब MCQs को वन बाय वन मेटा AI सोर्स को यूज़ करके इनको कंफर्म भी किया है। सिर्फ 1-2 MCQs के ऊपर डाउट है, बाकी सब क्लियर है। 100% ठीक हैं ऑप्शंस। और क्योंकि GPT के अंदर इमेजेस को अपलोड करना मुश्किल होता है, ये फ़ाइल जो है ना वो इमेज फॉर्मेट के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे मेटा AI सोर्स को यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे इमेज भी अपलोड हो जाता है और आप साथ में इसको प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। द रियलिस्ट एम ऑफ द एजुकेशन इज़, एजुकेशन का जो मेन मकसद है वो क्या है? देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। वैसे तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक बन रहे हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे सी है, जो कि है टोटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। क्योंकि टोटल डेवलपमेंट के अंदर बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। ये सारी चीज़ें टोटल डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सन के अंदर शामिल हैं। इस वजह से हमारे पास सी जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेनलिज्म इन एजुकेशन मीन्स द स्कूल करिकुलम शुड फोकस ऑन व्हाट। अब जो स्कूल का जो करिकुलम होता है, जो निसाब होता है या सिलेबस होता है, उसके अंदर क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि जो कंटेंट ऐड कर रहे हैं वो एवर लास्टिंग होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। मीन्स के ज़्यादा टाइम तक वो यूज़ हो, शॉर्ट टर्म के लिए ना हो। तो एवर लास्टिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। मज़ीद इसकी डिटेल हम देखते हैं कैसे। देखें, in education emphasizes the importance of timeless knowledge and ideas that are considered essential for the well-rounded education। और यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुई है पेरिनियल, इसका मतलब है कि लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फिलोसफर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द आइडियलिज्म। मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई थी। अब आइडियलिज्म के जो फादर थे ना वो थे प्लेटो। ठीक है, ये डी जो है ना ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो उनके नेम लिखे हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि एरिस्टोटल ने क्या किया था। एरिस्टोटल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द प्लेटो, ये ऑप्शन भी बन के आ सकता है। एंड मेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फिलोसफी, बट ही इज़ नॉट कंसिडर्ड द फादर ऑफ द आइडियलिज्म। और उसके अलावा जो एडवर्ड थॉर्नडाइक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक वाज द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट known for his work on the learning theory and educational psychology। ठीक है, और Socrates is one of the most famous ancient Greek philosopher known for his method of the questioning, now called the Socratic method। जो कि उनके जो मेथड उन्होंने यूज़ किए थे ना वो अब सोक्रेटिक मेथड्स कहलाते हैं। और प्लेटो जो है ना यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि वो आइडियलिज्म के फादर थे, समझे जाते हैं। नेक्स्ट है, सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म contend that there is a serious lag in the cultural adaptation to the realities of। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। जैसे ही किसी सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व हो रही है या चेंज हो रही है, तो जो हमारा मुआशरा है, सोसाइटी है, उसको चाहिए कि बहुत जल्दी उसको कैच कर ले और अडॉप्ट कर ले। तो यहाँ पे जो है ना टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इसका मैं आपको बैकग्राउंड शो करवा देती हूँ। देखिए, दिस पर्सपेक्टिव emphasizes the need of society to catch up with the rapid advancement in the technology and the impact on the various aspects of life। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने फाइनल टर्म की इस तरीके से एक वीडियो बनाई थी तब मुझे उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था जब मैंने रिकॉर्ड की थी। तो लेकिन जब स्टूडेंट्स का पेपर हुआ तो 12 to 13 MCQs उसी वीडियो में से आ रहे थे और स्टूडेंट ने आके मुझे फीडबैक दिया था कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने फिर ये मिड टर्म की फ़ाइल को भी थोड़ा सा सीरियस लेना है, क्योंकि मैंने वही फ़ाइल पिकअप की है जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, existentialism represents a break with the idealism and realism, as well as the practices based on them in its suggestion that। थोड़ा सा ब्लर है ना, मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो इसका ए जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि definitions of the concepts such as the truth and the value are ultimately personal and subjective। ये इसका जो है ना वो उसको ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन बन रहा है, ए। नेक्स्ट है,
ये एक सिनेरियो दिया हुआ है कि फ़ातिमा एक टीचर है, ठीक है? और वो ना वर्ल्ड को और एवरीथिंग को मतलब कि एक्सप्लोर करती है डायरेक्टली, और उसका वो ये समझती है कि स्टूडेंट्स को अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दी जाएँ तो वो ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, वो किससे रिलेट कर रहा है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, प्रैग्मेटिज़्म, आइडियलिज़्म, सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज़्म एंड एसेंशियलिज़्म। तो प्रैग्मेटिज़्म जो है ना, ये कॉन्सेप्ट इसके साथ मतलब ज़्यादा क्लोज़ है, तो इस वजह से जो ए ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल ठीक बन रहा है, प्रैग्मेटिज़्म। मज़ीद हम प्रैग्मेटिज़्म को थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट ऑप्शन भी तो आ सकता है ना, तो आपको हर तरह से तैयारी आपकी ठीक हो। ये वाला ऑप्शन है प्रैग्मेटिज़्म। Pragmatism is the educational philosophy that emphasizes the learning through the experience and hands-on activity। मतलब स्टूडेंट जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और उससे जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो ये इस तरह की जो लर्निंग होती है ना, वो प्रैग्मेटिज्म में आ जाती है, ठीक है? अब आपको ये प्रैग्मेटिज्म का आई होप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टच मिल गया होगा इसका। नेक्स्ट है, हु इज़ द की प्रोपोनेंट ऑफ द प्रैग्मेटिज्म। तो ये जॉन डेवे, ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो है ना, वो यहाँ पे सूटेबल नहीं है, ठीक है? बाकी अभी हमने प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेट्स का तो वैसे ही देख लिया है, तो यहाँ पे जॉन डेवे ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ नॉट द नेचर ऑफ द फिलॉसफी। अब जो इट इज़ अ टोटली पीपल्स क्रिएटिव आइडियाज़, ये जो है ना बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि ये नेचर ऑफ फिलॉसफी के अंदर नहीं आता कि जो पीपल्स के जो आइडियाज़ हैं, लोगों के जो आइडियाज़ हैं, उसको हम नेचर की फ़िलॉसफी नहीं कह सकते। नेचर की फ़िलॉसफी के अंदर बाकी ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, जो कि ऑप्शन ए है, बी है और सी है। उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो नहीं आता, क्योंकि इट इज़ टोटली ऑफ द पीपल्स क्रिएटिव आइडियाज़। ये चीज़ें रिलेट नहीं करती नेचर ऑफ फिलॉसफी के साथ। बिल्कुल, ये देखो, ये करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। इट इज़ टोटली ऑफ द पीपल्स क्रिएटिव आइडियाज़। अब थोड़ा-सा बात को इसको समझें कि फिलॉसफी इज़ नॉट अबाउट द कलेक्टिंग द क्रिएटिव आइडियाज़ फ्रॉम द पीपल। फिलॉसफी ये चीज़ नहीं है कि हम लोगों से उनके आइडियाज़ को कलेक्ट करें, लेकिन फिलॉसफी असल में है क्या? क्रिटिकली एग्ज़ामिनिंग एंड एनालाइज़िंग द फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड प्रिंसिपल्स। जो बेसिक हमारे जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं ना, उसको एग्ज़ामिन करना और उसको एनालाइज़ करना ही हमारे पास फिलॉसफी है। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स। जो मजहबी ख्यालात होते हैं ना, और गॉड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम थियोलॉजी बोलेंगे। उसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, आइडियोलॉजी को भी देख लेते हैं कि अगर ऑप्शन वहाँ से आ जाए तो। थियोलॉजी तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न्ड विद द नेचर एंड स्कोप ऑफ द नॉलेज। उसके अलावा ओंटोलॉजी, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद द नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस बीइंग द रियलिटी, ठीक है? और आइडियोलॉजी, दिस टर्म्स रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ द आइडियाज, especially one of that forms of the basis of the economic and political theory of the policy, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस। ज़िंदगी जो मुसलसल चेंज हो रहा है, इज़ द बेस ऑफ विच ऑफ द एजुकेशन फिलॉसफी। तो ये प्रोग्रेसिव के साथ इसको हम करेंगे कि प्रोग्रेसिव, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? चेंज, जो एवोल्यूशन इसको कह लें, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। जो पेरेनलिज्म फर्स्ट ऑप्शन है, वो हमने पढ़ा था कि एवरलास्टिंग उसका मतलब होता है इसेंशियलिज्म, और रिकंस्ट्रक्शनिज्म को भी हम देख लेते हैं कि ये टर्म्स यहाँ पे क्यों हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। देखिए, इसेंशियलिज्म मतलब कि टीचिंग ऑफ इसेंशियल स्किल्स नॉलेज दैट आर नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल्स फंक्शंस इफेक्टिवली इन द सोसाइटी। और रिकंस्ट्रक्शनिज्म का मतलब है एम्स एंड एड्रेसिंग द सोशल इश्यूज एंड क्रिएटिंग द बेटर सोसाइटी थ्रू द एजुकेशन, ठीक है? प्रोग्रेसिव इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इसेंशियलिस्ट टीचर एट द एलिमेंट्री लेवल कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एलिमेंट्री लेवल के ऊपर जो टीचर है ना, वो उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज़ समझी जाती है, वो हिस्ट्री मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती है, क्योंकि फाइन आर्ट्स और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस ये थोड़ी सी मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। हिस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट सूटेबल आंसर यहाँ पे हिस्ट्री है, और ये करेक्ट भी है। नेक्स्ट वन है, अकॉर्डिंग
टू द रियलिज्म अल्टीमेट रियलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डैश। तो ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो चेंज आ रहा है ना वर्ल्ड के, तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्वेशंस और आइडियाज़ यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिज्म डैश इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द चेंज इन द बिहेवियर। इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चेंज इन द बिहेवियर। स्किल, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड यहाँ पे सूटेबल नहीं। मैं आपको दिखा देती हूँ मज़ीद, एक सेकेंड। इन्वायरमेंट बिहेवियरिज्म इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये हमारे पास एक थ्योरी है दैट सजेस्ट बिहेवियर इज प्रीमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो बिहेवियर है ना वो अफेक्ट, उसको डायरेक्टली जो अफेक्ट चीज़ें करती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे अंदर के ख्यालात हैं वही बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हो, बल्कि बाहर के जो इन्वायरमेंटल जो होते हैं ना हमारे पास फैक्टर्स, वो भी उसको अफेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसे इन्वायरमेंट के अंदर बाकी चीज़ें आ जाती हैं, और हो सकता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस सूटेबल ना हो, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर हम उसको रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है द फर्स्ट लर्निंग आउटकम डील्स विद। तो जो फर्स्ट, देखो अब ये वीडियो आप सुन रही है ना मुझसे, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जब ये फाइल देखेंगे तो उनको सारे एमसीक्यूज याद आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने ये लेक्चर लिया होगा। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको दोबारा से ये वीडियो वॉच करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब कि जो लर्निंग के बाद जो आउटकम आती है वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स के साथ डील करती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स का मतलब जो जहानत हो गई, या स्किल्स बोलते हैं महारत को, मतलब कि ज़हीन लोग इस हिसाब से इसको समझ लें, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है इन हाउ मैनी ग्रुप्स द मेजर थ्योरीज ऑफ द लर्निंग हैव बीन डिवाइडेड। इसको मैंने सर्च किया, यहाँ पे तो 3 लगा हुआ है, लेकिन आप हैंडआउट्स पढ़ेंगे, ये वैसे मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ क्योंकि हैंडआउट्स के अंदर क्या पता 3 हो, मैंने हैंडआउट्स नहीं देखे, सीधी बात है। लेकिन यहाँ पे जो एआई ने मुझे बताया वो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5, ठीक है। कौन कौन सी थ्योरीज है वो मैं आपको बताती हूँ। 5 थ्योरीज इन्होंने डिफाइन की हैं। एक सेकेंड, कौन सा ऑप्शन था ये? एक सेकेंड। हाँ, ये है। द करेक्ट ऑप्शन इज 5। द मेजर थ्योरीज ऑफ द लर्निंग हैव बीन डिवाइडेड इनटू द 5 ग्रुप्स। एक तो बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये वैसे 3 नाम तो हमने ऊपर पढ़े भी हैं ऑप्शंस के अंदर। ह्यूमनिज्म और कनेक्टिविज्म मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है इस फाइल के अंदर। अगर हैंडआउट्स के अंदर 3 हैं तो आपने 3 इसको लगाना है, लेकिन ओवरऑल इसके जो है ना 5 थ्योरीज हैं और 5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है in hierarchy of the learning responding in the different ways of the different items is in a set is known as। देखो हिरार्की बोलते हैं, जैसे एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर प्रिंसिपल हो गया, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर बाकी टीचर्स हो गई, तो ये एक लेवल्स बने हुए हैं, इन लेवल्स को हम बोलते हैं हिरार्की, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, क्योंकि मल्टीपल तो हो गया मैनी, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, उर्दू में इसका मतलब होता है इम्तियाज़, मतलब फ़र्क, डिफरेंस बोल लें, ठीक है। अब स्टेटमेंट को फिर से पढ़ें। इन द हियरार्की ऑफ द लर्निंग रिस्पॉन्डिंग इन डिफरेंट वेज ऑफ टू द डिफरेंट आइटम्स इन अ सेट इज नाउन एज अ मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू द बेंडोरा एग्रेसिव बिहेवियर्स कैन बी लर्न फ्रॉम। तो जो एग्रेसिव बिहेवियर है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लेइंग द सर्टेन टाइप्स ऑफ द वीडियो गेम्स, व्यूइंग द वायलेंट मूवीज़ या वॉचिंग द अडल्ट फाइट, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। मैंने 10 पेजेस करवा दिए हैं, रेस्ट ऑफ द फाइल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं इंतज़ार करूँगी कि आपका फीडबैक कैसा रहा, और वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।